ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट, ग्रेविटेशंस के बारे में आप लोगों ने भी कुछ सुना है, और पहले भी हम लोग इस यूनिवर्स में जितने बड़े फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, उन फोर्स में से एक फोर्स ग्रेविटेशन भी है। ठीक है, और एक फंडामेंटल फोर्स भी माना जाता है। फंडामेंटल मतलब जैसे कि हर एक फोर्सेस जो हैं, जो किसी चीज के लिए, किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को, बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए क्या हो, कैपेबल हो, तो वो क्या है, वो फोर्स होता है। तो उसमें से एक फोर्स ऐसा भी है, कौन सा, ये एक फंडामेंटल फोर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। और इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे, जैसे स्टार का, मून का, प्लैनेट्स का, गैलेक्सीज का, इनके बारे में भी, और इन पे भी ये फोर्स अप्लाइड होता है। जहां हम इस छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि इन ऑब्जेक्ट के बीच में भी क्या लगेगा, कुछ फोर्सेस लगेंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं यहां से छोड़ूंगा तो वो क्या है, ये तो अर्थ के अंदर है ही, लेकिन अर्थ के बाहर पे भी जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो कौन है, ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन ये ग्रेविटेशन फोर्स की कहानी बस कुछ ही सालों पुरानी नहीं है। ये ग्रेविटेशन की कहानी कुछ ही सालों पुरानी नहीं है, ये कहानी है बहुत सालों पुरानी, आज से लगभग 2000 साल पहले। और ये स्टार्ट होती है टॉलेमी, एक साइंटिस्ट थे, और साइंटिस्ट कह सकते हैं आप, फिलोसोफर कह सकते हैं। तो इनका ये मानना था कि जो सन है, जो प्लैनेट्स हैं बाकी, वो सब क्या कर रहे हैं, स्टार हैं, वो क्या कर रहे हैं, धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं, अर्थ के चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहे हैं। और अर्थ कैसा है, बहुत पावरफुल है, और एक ही जगह पे, एक सेंटर में स्टैटिक है। जब कोई एक ऑब्जेक्ट एक सेंटर में स्टैटिक होता है और बाकी सब उसके चारों तरफ घूमते हैं, तो उसको ये बोला जाता है जियोसेंट्रिक। तो इसने ये क्या थ्योरी पे काम करा इन्होंने, जियोसेंट्रिक थ्योरी माना। और जियोसेंट्रिक थ्योरी के बेसिस में क्या था कि अर्थ स्टैटिक है और बाकी सारी चीजें क्या कर रही हैं, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रही हैं, रिवॉल्व हो रही हैं। लेकिन ये थ्योरी आज से 2000 साल पहले का लगभग अगर लगा लो, अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 को आप माइनस कर तो कितना आएगा, 25 एडी। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के सालों की कहानी है ये कुछ। इंडियन साइंटिस्ट कह सकते हैं, मैथमेटिशियन कह सकते हैं। तो ये इंडियन साइंटिस्ट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने बताया 500 एडी में कि एक थ्योरी थी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती है कि अर्थ स्टैटिक नहीं है, बल्कि कौन स्टैटिक है, सन। और सन स्टैटिक है, और सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें रिवॉल्व कर रही हैं, चक्कर काट रही हैं उसके चारों तरफ। लेकिन कैसे, किसी फोर्स की वजह से। अब वो फोर्स कैसा है, इनके बीच लगने वाला कोई फोर्स है, लेकिन अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, ये वर्ड ध्यान रखना, ग्रेविटेशन अभी तक किसी ने नहीं बोला है। ग्रेविटेशन जो नाम है वो अभी किसी ने नहीं बताया है। बस ये पता है कि हाँ, प्लैनेट्स, सन, मून और इनकी जो मोशन हो रहे हैं, तो ये मोशन कैसे कैसे हो रहे हैं, कौन स्थिर है, कौन घूम रहा है, कौन स्टैटिक है, कौन रोटेशन कर रहा है, कौन रिवॉल्यूशन कर रहा है, वो इन दोनों थ्योरी के बेसिस पे पता चला। और इन्हीं थ्योरी को आगे फिर कोपरनिकस और गैलीलियो ने भी माना, और उन्होंने भी यही कहा कि जियोसेंट्रिक थ्योरी नहीं है। जियोसेंट्रिक थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने कोई भी प्लेनेट और स्टार के रिवॉल्यूशन को नहीं समझा। उन्होंने किसके बेसिस पे समझा, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बेसिस पे। लेकिन गैलीलियो के जीवन में बहुत सारे संघर्ष आए, कई सारी की प्रॉब्लम आई। वो क्यों आई, क्योंकि उस समय की जो भी चीजें मानी जाती थी, वो किसके बेसिस पे मानी जाती थी, बाइबल के बेसिस पे। और वहां पर कैसा था, ईसाई धर्म था। तो पोप का यही मानना था कि जो बाइबल में लिखा हुआ है वही सत्य है। और टॉलेमी ने ये बोला था कि कौन अर्थ की बहुत पावरफुल है और एक जगह पे रहता है, और बाकी सारी चीजें उसके चारों तरफ चक्कर काट रही हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये बताया गैलीलियो ने, तो इसके पीछे ही पड़ गए, और जब पीछे पड़ गया तो इसको जेल वेल में डाल दिया। फिर इसको मजबूरन लोगों के सामने यही बोलना पड़ा कि मैंने जो बोला है वो क्या है, झूठ है, और असली क्या है, जियोसेंट्रिक थ्योरी है। लेकिन फिर भी ये माना नहीं, कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स जब इन्होंने करे, तो फिर भी इन्होंने यही सिद्ध करने की कोशिश करी कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ही सत्य है। सन
मोशन नहीं करता है, बल्कि कौन मोशन करते हैं? बाकी सारी चीजें मोशन करती हैं। सन एक जगह पे, सन के चारों तरफ ही सारे रिवोल्यूशन हो रहे हैं। गैलीलियो के बाद आए टाइको ब्रे, और टाइको ब्रे ने लगा लीजिए एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में लगभग 46 में इनका जन्म हुआ और 601 में तक रहे, तो 45 ईयर तक इन्होंने क्या करा? इन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारे नोट्स बनाए। इसके साथ सन के, अर्थ के, मून के, ऐसे रिवॉल्यूशन के साथ साथ इन्होंने कुछ आर्ट बनाई, डिजाइनिंग बनाई और इनके मोशंस को देखा। तो इनके जो माना जाता, कहा गया है कि इन्होंने इतने नोट्स बना देते, इतने सारे पेपर्स इन्होंने लिखे, लगभग इनके घर में जो पूरा घर था वो पूरा के पूरा इनके नोट से भर गया। इनका टाइको ब्रे। लेकिन ये इनका नाम ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। फेमस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये पूरे जीवन में अपने नोट्स बनाने में लगे। तो इनके नोट्स को जो अध्ययन करा, यूज स्टडी करी, वो करी जॉनेस कैपलर ने। और कैपलर ही ज़्यादा फेमस हुए फिर, क्योंकि कैपलर ने फिर क्या करा? इनके नोट्स को पढ़ करके, इनको समझ करके एक थ्योरियां दी। किसके बारे में? प्लेनेटरी मोशन के बारे में, प्लेनेट के मोशन के बारे में। तो उसको फिर कहा गया कैपलर्स लॉ। क्या कहा गया इनको? कैपलर्स लॉ कहा गया, कैपलर्स लॉ। और कैपलर्स लॉ के बेसिस में सबसे पहला जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। इनका मानना यह था कि जो भी सन है, तो सन की एक फोकस नहीं होता है, बल्कि कोई भी प्लेनेट अगर सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो वो किसमें? दो फोकस में सन को माना गया। कैसे? क्योंकि उसका जो पाथ है वो कैसे होता है? इलिप्स। तो जब भी कोई प्लेनेट सन के चारों तरफ मोशन करता है, कि वो कैसे पाथ में मोशन करता है? इलिप्टिकल। और जब कोई इलिप्स बनेगा तो इलिप्स में अगर यहां पर सन की कोई फर्स्ट पोजीशन है S1, और फिर यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या मान सकते हैं? R1। और अगर सन का दूसरा कोई पोजीशन यहां है, इस वाले एक्सिस की तरफ, तो इसको बोलेंगे S2, और इधर की पोजीशन को क्या मानेंगे? R2। और ये R1 R2 को आप ऐसे मान लीजिए जैसे कोई दो थ्रेड है, और उस थ्रेड को हम कैसे यूज कर सकते हैं? थ्रेड को देख लीजिए, जैसे ये थ्रेड है, और इस थ्रेड को मैं इसको यूज करता हूं, और इस थ्रेड को यहां से, ये पहली पोजीशन है इसकी, कौन सी? यहां पे ये पोजीशन, इसको क्या माना? R1। और एक बच्चे की मदद चाहिए होगी मुझे, प्लीज बेटे कम इधर आइए। इसको हमने ऐसे पकड़ा यहां से, ठीक है? ये कौन सी पोजीशन है? R1। और एक पोजीशन यहां से, एक बेटे आप भी आ जाओ, तो पकड़िए यहां से। और ये क्या है? ये सन की डिस्टेंस है, कौन सा? ये। अब इधर से यहां तक का, इसको थोड़ा सा लूज कीजिए, लूज कीजिए, लूज कीजिए, लूज कीजिए, इसको कम करने दीजिए, इसको थोड़ा यहां से लूज कीजिए। हाँ, अब देखिए, इनको महसूस हो रहा होगा ये चीजें जब ये लूज कर रहे हैं। अब आप बस इसको लूज करना, उंगली में फंसा दीजिए ऐसे। यस। अगर मैं इसको क्या करता हूं, यहां से ये दोनों रस्सियां लूज हो रही हैं, तो ये रोटेट कर सकता है। इससे क्या होगा? आप ऐसे कर दिखा दीजिए इसको थोड़ा ऐसे डायमेंशन में। गुड। अब ये मैं इसको बोल रहा हूं कि इधर की तरफ जो शेप बनेगा वो क्या है? R1। और इधर की तरफ कौन है? R2। अगर ये इधर से घूमेगा तो इस समय क्या होगा? आप बस आप अपने हथेली को लूज करके रखना। अब क्या हो गया? R1 और R2 दोनों इक्वल हो गए हैं। थोड़ा सा आप नीजिए, राइट। यस। अभी कैसे? R1 ज्यादा है, कम है, और R2 क्या है? ज्यादा। अब मैंने इसको थोड़ा सा लूज करा, इस वाले को, और इसके इसके पास लेके गया, तो अब क्या हो गए? दोनों के दोनों इक्वल हो गए। समझिए, R1 R2 इक्वल हो गए। इस समय भी एक शेप रहेगी। फिर जब इधर होगा, अब क्या हुआ? R1 R2 कम हो गया और R1 ज्यादा हो गया। तो R1 R2 जब ज्यादा होंगे, ये तो मैंने सिर्फ एक वाला डाया का बताया, ऊपर अपर डाया को। थैंक यू सो मच। चलिए, अब समझिए आप क्या करें। इलिप्स बनने का जो फॉर्मेशन वो यही है। इलिप्स ऐसे बनता है कि अगर ये वाली पोजीशन यहां पर ये पॉइंट है R1 और ये है R2, तो अगली वाली कंडीशन में क्या आएगा? ये प्लेनेट अभी यहां पर है, यहां पर, तो ये प्लेनेट की क्या होंगी? दो फोकस होंगी।
किस कंडीशन में? इलिप्टिकल पाथ में जब वो रिवॉल्व करता है। लेकिन अगली बार जब ये प्लेनेट यहां से इस पी पोजीशन से कहां पे जाएगा, यहां पे पहुंचा, तो उस समय क्या होगा, R1, या यहां पर मैं लेके आता हूं, तो यहां पर क्या होगा, R1 और R2 में चेंजेस आ जाएंगे। अगली बार में क्या होगा, जब ये प्लेनेट यहां पहुंचेगा, ये P1 है, ये P2 है, फिर क्या होगा, इस बार R1 बढ़ जाएगा और R2 क्या हो जाएगा, घम हो जाएगा। अब देख रहे हैं हर बार क्या हो रहा है कि इधर से और फिर यहां से क्या चेंजेस आ रहे हैं, इनकी डिस्टेंसेस में चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है, P2 पोजीशन यहां मान लेते हैं। तो इलिप्स जो बनता है वो दो रेडियस के साथ मूव करता है। जो छोटा वाला पार्ट होता है ये वाला, उसको बोला जाता है माइनर एक्सिस, और जो बड़ा वाला रेडियस होता है, बड़ा वाला पार्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है, मेजर एक्सिस। अब समझे? तो इलिप्स में दो तरह का फोकस होगा, इसीलिए बोला जाएगा कि जब भी क्या करते हैं कोई प्लेनेट इसमें रिवॉल्व करते हैं, किसमें, सन के चारों तरफ, सन की लोकेशन क्या होगी, सन की लोकेशन इसी एक्सिस में रहेगी यहां पर, और सन भी अपनी जगह पे क्या करता है, थोड़ा थोड़ा सा रिवॉल्व करता है। तो सन भी अपनी जगह से थोड़ा सा ऐसे फिर थोड़ा सा ऐसे रिवॉल्व करता है। तो उसकी जो पोजीशन जैसे बदलेंगी, तो उसकी वजह से R1 और R2 बदलेगा, तो सारे प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट के बारे में बात करें, मरकरी के बारे में बात करें, वीनस के बारे में बात करें, मार्स के बारे में बात करें, जुपिटर के बारे में बोले, तो हर एक प्लेनेट सन के चारों तरफ किस पाथ में रिवॉल्व होगा, इलिप्टिकल। किस पाथ में रिवॉल्व होगा, इलिप्टिकल। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ऑल प्लेनेट मूव इन, ऑल planets moves in, all planet moves in कौन सा पाथ में, एलिप्टिकल ऑर्बिट, elliptical orbit, all planets moves in elliptical orbit with sun at one foci, with sun at one foci, one foci of ellipse, वन फोकाई ऑफ ellipse। तो ये इसका पहला रूल है। दूसरा जो कैप्टन का सेकंड लॉ है, दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ, सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया को एक और नाम से भी जाना जाता है, वैसे इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। क्यों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जब ये प्लेनेट यहां से कहीं पर भी छोटा सा पाथ कवर करेगा, तो एक फोकस के साथ उसका जो एरिया बनेगा, जैसे हमें दिख लेते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, सन को किसी भी एक जगह पे एक फोकस पे रख दिया, ये मान लो सन की इस पोजीशन है, जब सन की पोजीशन यहाँ पे होगी, अब आप ध्यान से समझिए क्योंकि जितना आप समझेंगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये प्लेनेट यहाँ होगा सन के काफी ज्यादा पास, तो यहाँ पे जो एरिया कवर करेगा वो कौन सा होगा, ये, इस वाली कंडीशन में, इस वाली रीजन में, जब वो P1 से लेकर P2 पोजीशन है ये किसकी, प्लेनेट की, और जब वो सन के पास है तो उसका ऐसा रीजन बनाएगा, एरिया उसका बहुत ही छोटा होगा। एरिया छोटा होगा तो क्यों, रीजन R1 छोटा होगा, R1 छोटा होगा, जब वो P1 से यहां P2 में जाएगा, इसमें जाएगा P1 से P2 में जाएगा, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, उसको क्या बोलेंगे, V1, और टाइम कितना होगा, T। समझ पा रहे हो ना? जब वो P1 से P2 पोजीशन में जाएगा प्लेनेट, तो उसके पास V1 वेलोसिटी होगी, टाइम लगेगा उसको T, ये डिस्टेंस कवर करने में P1 P2, और साथ साथ उसका डिस्टेंस रेडियस क्या है, ये R, मतलब डिस्टेंस यहाँ से सन से लेकर यहाँ तक की पोजीशन है। लेकिन जब वो दूर होगा, कौन, प्लेनेट सन से जब दूर होगा तो यहाँ पे होगा कहीं पे, और जब दूर होगा तो उसका एरिया ऐसे बनेगा, ये। अब ये एरिया कैसा होगा,
ये कम होता है। अब ये एरिया कम होगा क्यों, लेकिन ये कैसे है, r2 डिस्टेंस। अब इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ा सा स्लो हो जाएगी। और स्लो होगी कितनी होगी, इसमें जो वेलोसिटी होगी या p1 डैश से लेकर p2 डैश पे पहुंचा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2 t। यहां पर अगर आप देखो दोनों के एरिया में चेंजेस आएंगे, लेकिन इस एरिया को बदल कौन रहा है, प्लेनेट। सन की कंडीशन पोजीशन यहां पर है, यहां से लेकर यहां तक पहुंच रहा है, फिर यहां से p1 डैश से p2 डैश में जा रहा है। तो इस समय जो स्पीड है वो ज्यादा है, जब वो सन के ज्यादा नजदीक है। और उस तरफ स्पीड क्या है, थोड़ा कम है। वो कैसे पता चलेगा हमें, हम देखिए इसको, क्योंकि इसमें जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है एरियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। लेकिन लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, लॉ ऑफ एरिया कहता है कि जितना भी एरिया स्वेप्ट होगा, क्या होगा, एरिया स्वेप्ट कौन करेगा, कोई प्लेनेट अगर वो सन के पास है या सन से दूर है, वो दोनों एरिया इक्वल होंगे। दोनों एरिया कैसे होंगे, इक्वल। अब वो कैसे इक्वल होंगे, पहले हम इसका लॉ को लिख लेते हैं कि एरिया आएगा एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट। एरियल वेलोसिटी क्या बोलते हैं, इस वाले एरिया जो कवर करेंगे इस एरिया को बोला जाएगा एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट अराउंड सन, of planet around sun, aerial velocity of planet around sun remain constant, remain constant। ये लॉ ऑफ एरिया कहता है कि जो एरियल वेलोसिटी होगा, एरियल वेलोसिटी कौन किसको बोल रहे हैं हम, जितना भी एरिया वो कवर कर रहा है, अगर वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है या v2 वेलोसिटी से जा रहा है, जब दूर है और पास है तब वहां पर। और एरियल वेलोसिटी कैसे कवर कर सकते हैं, एरियल वेलोसिटी क्या होगा, एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू कौन सा एरिया, एरिया स्वेप्ट किसका, बाय प्लेनेट, एरिया स्वेप्ट बाय प्लेनेट, बाय प्लेनेट। और एरिया स्वेप्ट बाय प्लेनेट किससे, किसी वेलोसिटी से, वेक्टर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो जितना एरिया कवर करेगा उस एरिया को हम निकाल सकते हैं। अब एरिया कैसे निकलता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो इनको क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल। ये भी ट्रायंगल बन रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे r1 और हाइट क्या है v1 इंटू टी, पहले वाले का जो एरिया होगा वही एरिया किसके बराबर होगा, रिमेन कांस्टेंट दूसरे वाले के बराबर। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 1/2 r1 v1 इंटू टी इज इक्वल टू 1/2 r2 इंटू v2 इंटू टी, और हाफ से हाफ कैंसिल, टाइम दोनों का सेम है, तो ये क्या निकल जाएगा, r1 v1 इज इक्वल टू r2 v2। और अगर आप यहां से v1 निकालिए तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1। अब आपको समझ आ गया, जब डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम, तो उसमें स्पीड क्या हो जाएगा, ज्यादा। जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। इसीलिए दोनों के दोनों एरिया कैसे हो जाएंगे, एरियल वेलोसिटी दोनों की इक्वल आ जाएगी। उनके एरियल वेलोसिटी क्या रहेंगे, अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन वहीं अगर मैं इसमें m1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, m r1 v1 इज इक्वल टू m r2 v2। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, mvr इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, mvr2v2 किसका, एंगुलर मोमेंटम। लेकिन ये कैसी पोजीशन है, पहली पोजीशन, एंगुलर मोमेंटम इज सेकंड पोजीशन। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे आ गए, दोनों के दोनों सेम आ गए, तो इसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। इसीलिए लॉ ऑफ एरिया को दूसरे नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और जो एरिया पास बनता है उसको क्या बोलते हैं,
एपिलियन। और जो एरिया बाद बड़ा बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीलियन। ठीक है, एपिलियन और प्रीलियन। आपके पास एक क्वेश्चन भी है। तो सेकंड लॉ ऑफ कैपलर्स, उसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को भी वो भी करता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना वो पास में होगा उसका स्पीड क्या होगा? ज्यादा, और जितना दूर होगा तो उसमें स्पीड कम हो जाएगा। इसलिए वो एरिया दोनों कैसे आ जाएंगे? इक्वल। अगर मैं बोलूं यहां पर एक छोटा सा दूसरा एरिया ले लेता हूं, ये वाला, तो बताओ इसका रीजन, इसका एरिया किसके बराबर आएगा? और इसका R3 है, और यहाँ पे V2 V3 इंटू टाइम t लग रहा है। बताओ किसका एरिया ज्यादा होगा तीनों में से? यस, क्या होगा? तीनों का इक्वल होगा। थोड़ा सा ये कैसे हो जाएगा? बढ़ जाएगा ऐसे से। R3 किसकी बेसिस में इक्वल बताया आपने? लॉ ऑफ एरिया की और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बेसिस पे, एंगुलर मोमेंटम। समझ गए? अगर एरिया 3 है, 1 2 3, तो कौन से रीजन सबसे ज्यादा है? तीनों सेम है। तीनों क्या है? सेम। क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, आपके कॉम्पिटिशन में भी आप पूछा जाता है कि अगर कहीं पर एरिया स्वेप्ट बाई कितना, कोई भी प्लेनेट अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट, क्यों, क्या होगा? अगर जितना ज्यादा नजदीक होगा उस समय रेडियस कम होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। इसलिए क्या रहेगा? कोई भी एरिया बनेंगे, इसकी वजह से प्लेनेट जितना स्वेप्ट करेगा सन के चारों तरफ, तो हमेशा कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। समझ रहे बेटे? क्या बोला आपको कि ये एरिया तीनों एरिया कैसे रहेंगे? सेम कांस्टेंट रहेंगे, मतलब सेम रहेंगे। अब सेम कैसे रहेंगे? इसके बेसिस पे हमने समझ लिया। तो दिस इज अ सेकंड लॉ ऑफ केपलर। थर्ड थर्ड लॉ को आप बात करते हैं, क्या बात करते हैं थर्ड लॉ को? लॉ ऑफ टाइम पीरियड। एंड द थर्ड लॉ, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। और लॉ ऑफ टाइम पीरियड के बेसिस पे कहा गया कि जो भी समय होगा, कोई भी प्लेनेट, ठीक है, चाहे वो डिफरेंट मास का ही क्यों ना हो, कोई भी प्लेनेट डिफरेंट मासेस के क्यों नहीं हो, किसी का साइज छोटा हो सकता है, किसी का साइज बड़ा हो सकता है, किसी का साइज और भी बड़ा हो सकता है, चाहे जुपिटर है, चाहे अर्थ है, चाहे मार्स है, चाहे मरकरी है, हर एक प्लेनेट के लिए क्या होगा? टाइम पीरियड ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस क्यूब। ठीक है, क्या होगा? टाइम पीरियड इज द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स, फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स, फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स इन मोशन, डिफरेंट प्लैनेट्स इन मोशन, स्क्वायर, different planets in motion, square of time is, square of time is, square of time is proportionate cube of distance, proportionate cube of distance, or proportionate cube of distance, t square is directly proportional to a cube या r cube, r cube ये रहेगा टाइम पीरियड। इस प्रपोजल से n को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? एक कांस्टेंट टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा? टी स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब इज इक्वल टू के इज कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट आप हैरान होंगे, आप चाहे मरकरी का ले लीजिए, आप प्लेनेट अर्थ का ले लीजिए, किसी भी प्लेनेट का अगर रेडियस आपको पता है और उसका टाइम पीरियड पता है, जैसे कि हमारे अर्थ का कितना टाइम पीरियड होता है? 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 365 डेज। 365 डेज को अगर आप इसमें सेकंड वगैरह में कन्वर्ट करेंगे, रेडियस आपको पता है 6400 किलोमीटर, तो इन दोनों का जब हम डिवाइड करते हैं तो ये के का वैल्यू जो आता है, द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वो होता है
2.95 into 10 to the power -34 ईयर स्क्वायर पर मीटर क्यूब। और ये सबके लिए फिक्स्ड है, सबके लिए कांस्टेंट है, ये पूरे सब हर एक प्लेनेट के लिए कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है। अब चाहो तो आपके पास बुक्स में कुछ दे भी रखे होंगे, मरकुरी का, इन सब का टाइम पीरियड दे रखा है, रेडियस भी आपको पता है, तो आप इनकी वैल्यू जो निकालोगे हर किसी लिए कैसा आएगा, 2.95 इंटू 10 की पावर -34 ईयर्स स्क्वायर पर मीटर क्यूब, सबके लिए सेम आता है। तो इसलिए ये जो लॉ है, ये लॉ ऑफ जो टाइम पीरियड हमने निकाला है, लॉ ऑफ पीरियड, इस सब के लिए क्या होता है, ये सारे तीनों के तीनों हर एक प्लेनेट के लिए क्या होते हैं, ओबे होते हैं, लागू होते हैं। समझ गए? तो कैपलर्स की जो कैपलर्स लॉ है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी प्लेनेट इन द यूनिवर्स। ध्यान देगा, कैपलर्स के कितने लॉ हैं, 3। कौन कौन से लॉ हैं, पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, और लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, जो भी प्लेनेट मूव करते हैं अराउंड द सन तो वो क्या होंगे, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, मोशन करते हैं। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, लॉ ऑफ एरिया, जो भी एरियल वेलोसिटी इसकी ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन इज ऑलवेज कांस्टेंट। साथ ही साथ एरियल वेलोसिटी से हमने देखा कि अगर किसी प्लेनेट को पास में है तो उसका स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगा, और फिर उसका अगर दूर जाएगा तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा लेकिन स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से वो क्या रहता है, एरिया जो भी स्वेप्ट करेगा अलग अलग जगह पे भी, तो वो कैसे होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, कांस्टेंट होंगे। और इसी कंडीशन को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए भी समझ सकते हैं। तो उसमें देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और साथ साथ थर्ड लॉ, हर एक प्लेनेट जो भी मोशन कर रहा है सन के अराउंड अस, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा, स्क्वायर ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनेट क्यूब ऑफ डिस्टेंस, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और इसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू आती है हर एक प्लेनेट के लिए वो कैसे होगी, 2.95 इंटू 10 की पावर -34 फिक्स रहेगी। ओके, तो ओके, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।